These my Dallas make it hurt. हेलो लवली पीपल, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल पीपल आर सेफ एंड गुड एट योर प्लेस। मेरा नाम है पलक राजपूत एंड आप सभी का स्वागत करती हूँ एक बार फिर से पढ़ ले 11th कॉमर्स पे। आज हम हमारे इस अकाउंट्स के चैप्टर को फाइनली कंक्लूड करने वाले हैं, फाइनली ख़त्म करने वाले हैं, क्योंकि आज कुछ छोटी सी टर्म्स पढ़नी है हमको एंड हम न्यू पढ़ लेंगे आज तो, ठीक है। तो दिस इज़ योर पार्ट 3 एंड हमेशा की तरह बाकी की बातें बाद में करूँगी, क्योंकि मुझे सबसे पहले आज आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट कराना है ताकि आपका पढ़ के हो जाए, आपका खुद से पढ़ के हो जाए, और जो भी समझ में नहीं आएगा तो फिर मैं हूँ ही सही। तो हमेशा की तरह बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मेक श्योर कि आप सभी ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, लाइक बटन को भी दबा दिया है एंड बेल आइकन को भी दबा दिया है, जिससे कि आपके कोई भी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स मिस ना हो, ठीक है। तो मेरी प्यारी जनतागण, बिना समय बर्बाद करे चलो आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं। तो आज की सभा का प्रारंभ करते हैं। हमने लास्ट पढ़ लिया था, हाँ, बुक वैल्यू तक पढ़ लिया था। ये वो वैल्यू होती है जिसके मतलब ये वो अमाउंट होता है जो कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और आपकी बैलेंस शीट के अंदर दिखता है, ठीक है। आप अपनी जितनी भी असेट्स और लाइबिलिटीज़ को जो है वो बुक वैल्यू के ऊपर ही रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। अब हमको पढ़ना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। भाई ये क्या है? तो ये होती हैं वो किताबें, ये होती हैं वो महान किताबें जहाँ पर आपके डे टू डे एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड किया जाता, जहाँ पर आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड किया जाता है। सच एज मैंने आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया था, जर्नल, लेजर, कैश बुक, सेल्स बुक्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, जर्नल प्रॉपर, ये सारी बुक्स में आपको आपके ट्रांजैक्शन को रखना है। तो दिस बुक्स रिकॉर्ड द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ एन एंटिटी। इट इंक्लूड्स कैश बुक, बैंक बुक एंड जर्नल, लेजर एट्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जितने भी ट्रांजैक्शन होने वाले हैं वो आप इन निम्नलिखित बुक्स में रिकॉर्ड करोगे। अगर कैश का ट्रांजैक्शन हुआ है तो कैश बुक में जाएगा, बैंक का ट्रांजैक्शन हुआ है तो बैंक बुक में जाएगा, और जर्नल के अंदर तो सारे ट्रांजैक्शंस आते हैं। फिर लेजर में वो अपने अपने हेड्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं कि सैलरी वाला सैलरी के हेड में चला जाएगा, राम का अकाउंट राम में चला जाएगा, कैश का अकाउंट कैश बुक कैश अकाउंट में चला जाएगा, बैंक का जितना भी ट्रांजैक्शन है वो बैंक में चला जाएगा। तो वो पार्ट होता है लेजर का। ये बुक्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि इनके बिना जीवन अधूरा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी मोहब्बत है अभी हाल फिलहाल में, क्योंकि अगर ये नहीं हुई तो इसके बाद के कोई भी चीज़ें नहीं बन पाएगी। अगर ये बुक नहीं हुई तो जर्नल नहीं हुई तो लेजर नहीं बनेगी, लेजर नहीं हुआ तो ट्रायल नहीं बनेगा, ट्रायल बैलेंस नहीं हुआ तो ट्रेडिंग पे नहीं जा पाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बना तो P&L नहीं बनेगा, P&L नहीं बना तो बैलेंस शीट नहीं बनेगी, और फिर ऐसे हमारा बिजनेस ठप हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है ना हमको करना है तो हमें इन बुक्स को रिकॉर्ड मेंटेन करके चलना पड़ता है। तो ये होती हैं बुक्स ऑफ अकाउंट। तो अगली बार आपसे कोई बोले कि शो मी योर बुक्स ऑफ अकाउंट, तो आपको ये फॉलोइंग टाइप्स देने हैं, फिर उससे पूछना है कि कौन सी बताऊं भाई, बोलो, ठीक है। तो वो बोल देगा कैश बुक दिखा दो तो कैश बुक दिखा देना, बैंक बुक बोले तो बैंक बुक दिखा देना, जर्नल बोले तो जर्नल दिखा देना, जैसा भी वो बोले वैसा कर देना, ठीक है। समझ में आया? बहुत अच्छे, चलो आगे पढ़ते हैं। अब है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। भाई ये क्या है? COGSB इसे कहते हैं इन शॉर्ट में, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत सारे ऐसे नाम मिलेंगे जिनको आपको शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ आप लॉन्ग फॉर्म को यूज़ नहीं कर सकते हो। तो COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होती है? इज़ द डायरेक्ट कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड एंड सर्विसेज रेंडर्ड। मतलब ये वो डायरेक्ट कॉस्ट होती है जो कि आपके प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज में लगी है। आपने जो गुड्स को प्रोडक्शन में लिया है उसमें जो आपको कॉस्ट लगी है ये वो वाली कॉस्ट है आपकी, ठीक है। जो डायरेक्ट कॉस्ट, जो जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगे होंगे आपके, वो सारी इसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं ये आप आगे पढ़ोगे, लेकिन अभी के लिए ये वही कॉस्ट है जहाँ पर आपके जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो सब कुछ लगे हुए हैं आपके गुड्स और सर्विसेज को देने के अंतर्गत, ठीक है। अब है क्रेडिट।
अब यहाँ पे इसका मतलब उधार नहीं होता है, यहाँ पर इसका मतलब होता है एक साइट, मतलब साइड। हम जब अपना अकाउंट बनाएंगे, कोई भी टी शेप अकाउंटिंग होगी, हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, कैश अकाउंट बनाएंगे, बैंक अकाउंट बनाएंगे, जो लेजर के अंदर जितने भी अकाउंट्स बनेंगे, तो उसमें क्या होगी ना, अकाउंट्स की साइड होगी, एक होगा राइट साइड और एक होगा लेफ्ट साइड, सॉरी। तो राइट साइड वाला जो पार्ट होता है वो अलग होता है, मतलब हाँ, राइट साइड वाला जो है, वो जो राइट हैंड है आपका, वो होने वाला है आपके लिए क्रेडिट, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं वो अलग अलग नेचर के होते हैं, तो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन अब अभी आप आगे पढ़ने वाले हो, तो उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि ट्रांजेक्शन डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। अगर कोई ट्रांजेक्शन क्रेडिट होता है तो उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा आपको आपके राइट हैंड पे, मतलब आपकी राइट साइड पे, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि इट इज़ द राइट साइड ऑफ द अकाउंट, जो अकाउंट कोई सा भी अकाउंट बन रहा है उसकी ये राइट साइड पर जाएगा, डेबिट लेफ्ट में होगा और क्रेडिट राइट में होगा, ठीक है। तो इफ़ एन अकाउंट इज़ टू बी क्रेडिटेड देन द एंट्री इज पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ दैट अकाउंट। अगर कोई भी एंट्री ऐसा लगता है कि ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट वाला है, तो फिर उसको हम अपनी राइट हैंड पे रिकॉर्ड करने वाले हैं, ठीक है। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इस बात को याद रखना कि जब भाई आप अकाउंट बनाओगे तो उनकी दो साइड्स होती है, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। क्रेडिट जो है वो आपका राइट हैंड है, डेबिट जो है वो आपका लेफ्ट हैंड है। तो इन दोनों को आपको यूज़ करना है। ट्रांजेक्शन के नेचर जब पता चल जाएंगे तो पता चल जाएगा कि किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, कैसे करना है, कब करना है, सब पता चल जाएगा। तो वो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब की बात है, लेकिन अभी के लिए ये आपका सीधा हाथ है जिस पे आपको क्रेडिट नेचर के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, ठीक है। जब आपको खुद ही क्लासीफाई करने लग जाओगे कि अच्छा ये डेबिट होता है, ये क्रेडिट होता है, ठीक है, तो वो समझ में आ जाएगा आपको। वेल डन, सॉरी। अब है डेबिट। डेबिट का मतलब होता है, हमने सीधा हाथ पढ़ लिया, अब हमारा लेफ्ट हैंड पढ़ना है, ठीक है। तो ये हमारे अकाउंट की लेफ्ट साइड है, जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि ये ट्रांजैक्शन डेबिट होना चाहिए, तो वो ट्रांजैक्शन फिर आपको डेबिट साइड के ऊपर रिकॉर्ड करना रहेगा। ये it is the left side of an account, if an account is to be debited then the entry is posted to the debit side of the account। वही लिखा है कि आप जब जर्नल को देखते हो, एक डेबिट हुआ होगा और एक क्रेडिट हुआ होगा, तो वो वाली चीज़ों को पता करके आप अपने क्रेडिट ट्रांजेक्शन को राइट हैंड पे रिकॉर्ड करोगे, डेबिट ट्रांजेक्शन को आप अपने लेफ्ट हैंड पे रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। तो अपने हाथों को नाम दे दो, आज से आपका राइट हैंड हो जाएगा आपका क्रेडिट साइड, आपका लेफ्ट हैंड हो जाएगा आपके लिए डेबिट साइड, ठीक है। वो सॉरी, थोड़ा आगे चले गए अपन। अब है डेप्रिसिएशन। ये एक तरीके का खर्चा है आपके लिए, ये नॉर्मल सा खर्चा है जो हर कोई फर्म, हर किसी को, हमें भी ये चीज़ उठानी पड़ती है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स। जितनी भी फिक्स्ड असेट्स होती हैं उनकी जो वैल्यू होती है उसमें लगातार, मतलब लगातार तो नहीं लेकिन हाँ, समय के साथ साथ उसके अंदर घटना शुरू हो जाती है, वो डेप्रिशिएट होना शुरू हो जाती है। वो डेप्रिशिएट क्यों होती है? बिकॉज ऑफ यूसेज, वो लगातार इस्तेमाल हो रही है इसलिए, या फिर और विद द इफ्लेक्स ऑफ टाइम, समय के साथ में बहुत टाइम हो गया है, बहुत पुरानी हो गई है, और ऑब्सोलेसेंस और एक्सीडेंट। ऑब्सोलेसेंस का मतलब होता है आउटडेटेड, ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं इसका मीनिंग। इसका मतलब होता है आउटडेटेड, पुराना, जो अपडेटेड नहीं है वो आउटडेटेड, तो वो आउटडेटेड है। और या फिर कुछ एक्सीडेंट हो गया है, या टूट फूट गई है, या ख़राब हो गई है, ख़राब तो नेचुरल तरीके नहीं, हाँ ठीक है, हाँ टूट फूट गई है उस तरीके से। फॉर सपोज कि आपके पास में एक चमचमाती मस्त टू व्हीलर, हम आज टू व्हीलर लेंगे, तो अब आपकी टू व्हीलर की आज प्राइस है 70,000 रुपीज़, ठीक है। तो हर साल उसकी वैल्यू कम होगी। ज़रूरी नहीं है कि आज जो टू व्हीलर मुझे 70,000 में मिली है वो कल भी मुझे 70 में ही मिले। मतलब सेकेंड हैंड गाड़ी, मतलब जब हम उसको देखेंगे, उसकी वैल्यू को निकालेंगे उस पर्टिकुलर गाड़ी की, हाँ, तो वो कम होती चली जाएगी। अब क्यों? क्योंकि वो रोज़ चल रही है, तो उसके सारे पार्ट्स घिस रहे होंगे, वो फ्रेश नहीं है इसलिए भी। उसके बाद में अगर आपकी गाड़ी ठुक गई, आप मस्त मौला मस्त कलंदर की तरह गाड़ी चला रहे हैं, आपको होश ही नहीं है कि दुनिया कहाँ है, तो गाइज़ आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है, और उस वजह से भी आपकी गाड़ी की वैल्यू कम हो जाती है। उसके बाद में अगर आपकी गाड़ी बहुत पुरानी है,
आउटडेटेड है। अभी हाल फिलहाल अपडेटेड जो टेक्नोलॉजी की गाड़ी आती है 5G 6G 3G 3G 4G तो लेट हो गया, अभी हाल फिलहाल में 5G और 6G है शायद, हाँ, तो वो नहीं है, तो वो ऑब्सोलेसेंस के कारण भी डेप्रिशिएट हो जाती है आपकी गाड़ी की वैल्यू, तो उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। ये कैलकुलेट करने की अलग अलग मेथड्स होती हैं जो आप आगे पढ़ेंगे, आगे के चैप्टर में आपको सब कुछ पढ़ने को मिलेगा, तो आगे के लिए प्रिपेयर हो जाइए। इन सारे वर्ड्स को याद रख के, इन सारी टर्म्स को याद रख के कि डेप्रिसिएट बोला है मतलब हाँ कुछ कम हो रहा है, कुछ कम हो रहा है, एप्रिशिएट कुछ बढ़ रहा है, पर एप्रिशिएट यहाँ पे नहीं बढ़ना है आपको, एप्रिशिएट होता भी नहीं है अभी। डेप्रिशिएट जब भी आपको पढ़ने को मिलेगा तो मतलब आपको किसी चीज़ को कम करना है, किसी की वैल्यू कम हो रही है, रेट परसेंटेज सब कुछ डिसाइड होगा, एंड मेथड्स भी बता होंगी, मेथड्स भी आपको दिख जाएंगी, वो लिख के देगा, मेथड्स हम पढ़ेंगे, रेट भी कैसे करते हैं सब पढ़ेंगे हम। पर डेप्रिसिएशन मतलब होता है फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स, ठीक है, जिससे हमारी फिक्स असेट की वैल्यू में कोई कम हो जाए, हमारी वैल्यू गिर जाए, उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। और वो क्यों हो सकता है, समय के साथ साथ रोज़ इस्तेमाल हो रही है, आउटडेटेड हो चुकी है, या फिर उसमें कोई तोड़फोड़ हो गई है, उसका कोई एक्सीडेंट हो गया है, उस कारण से हमारी वैल्यू जो है, हमारे सामान की वैल्यू जो है वो कम हो गई है, वो कहलाती है हमारे लिए डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब है एंटिटी और एंट्री। एंटिटी एंट्री, बोलो मेरे साथ, एंटिटी एंट्री, एंटिटी एंट्री, ठीक है। तो ये जो ई स्क्वायर है ना, ये मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि ये भी बहुत नॉर्मल है और बहुत छोटी सी है। एंटिटी का मतलब होता है वो जगह, या वो मतलब वो जगह क्या, एक बिजनेस जो कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने वाला है मार्केट में, जो गुड्स एंड सर्विसेज को देने वाला है, तो हम कहते हैं ये है हमारी बिजनेस एंटिटी, ठीक है। तो बिजनेस एंटिटी का मतलब होता है जो कि ये प्रोडक्शन का काम करने वाली है, गुड्स एंड सर्विसेज के डिस्ट्रीब्यूशन का रोल प्ले करने वाली है, वो होती है हमारे लिए एक बिजनेस एंटिटी। फॉर एग्जांपल टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़, रिलायंस कंपनी, जियो, रिलायंस वालों की जियो हो गई, फिर नोकिया जिसको सबने नो किया, उसके बाद में टाटा इंडस्ट्रीज़, फिर है बजाज, मारुति, और भी जितनी भी हैं, ये सारी होती हैं बिजनेस एंटिटी, जो कि बिजनेस प्रोडक्शन और गुड्स एंड सर्विसेज के डिस्ट्रीब्यूशन के पार्ट को प्ले करने के लिए आती हैं, वो कहलाती हैं हमारी सुंदर सी प्यारी सी बिजनेस एंटिटी, ठीक है। फिर है एंट्री। अब एंटिटी पढ़ लिया, अब हमको पढ़ना है एंट्री। एंट्री का मतलब होता है किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो हम एंट्री करते हैं उसकी, ठीक है। तो आज से एंट्री का मतलब अंदर आना नहीं, हाँ मतलब एंट्री करना मतलब क्या, हम अंदर आ रहे हैं, हम एंट्री ले रहे हैं। तो जैसे ही हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो होते हैं, बिजनेस जो बेसिक बिजनेस ट्रांजैक्शन जो होते हैं, जब वो इस दुनिया में आ जाते हैं, मतलब जब वो हमको पता चल जाता है कि अच्छा हमारे पास में बिजनेस ट्रांजैक्शन हो गया है, तो उसको हम जब रिकॉर्ड करते हैं तो उस रिकॉर्ड करने को कहा जाता है एंट्री करना, ठीक है। आप उस चीज़ की एंट्री कर रहे होते हो। तो एंटिटी का मतलब हो गया हमारी सुंदर सी इंडस्ट्रीज़, फर्म्स, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म्स, और एंट्री का मतलब हो गया उन एंटिटीज़ की बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, ठीक है। जर्नल में जब आप जर्नल बुक को पढ़ते हो ना, तो जर्नल में आप सारी चीज़ों की एंट्री करते हो, बेसिक ट्रांजैक्शंस जो होते हैं, डे टू डे एक्टिविटीज़ की एंट्री करते हो। रिकॉर्ड करना मतलब एंट्री करना, ठीक है। तो नोट्स प्रॉपर मिलेंगे आपको, वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है इसलिए मैंने इनको ऐसे ही मुँह से बता दिया, बस फॉर्मली चलने दो। एंटिटी एंट्री, ठीक है। फिर है इंसॉल्वेंट। अब ये वो व्यक्ति है जिसके पास में न तो खाने के लिए खाना है, ना पीने के लिए पानी, और ना ही इसको कहीं डूब मरने के लिए चुल्लू भर पानी भी नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये वो व्यक्ति है ऑफ एक व्यक्ति या फिर एक एंटरप्राइज विच इज़ नॉट इन पोजिशन टू पे इट्स डेब्ट्स। अब डेट्स क्या होते हैं, डेट्स का मतलब होता है कि आपके उधार, जितने भी लोगों के ऊपर आपने कर्जा कर रखा है ना, आप उस पोजीशन में ही नहीं हो कि आप उसको दे सको, आपका दिवाला निकल गया है, आप बैंकरप्ट हो चुके हो, तो वो व्यक्ति कहलाता है इंसॉल्वेंट, जिसकी जेब पूरी खाली हो गई हो, पूरी तरीके से ख़त्म हो गया हो जो व्यक्ति, वो कहलाता है इंसॉल्वेंट। बड़ी बड़ी फर्म्स इंसॉल्वेंट
हो जाती हैं, बहुत से आदमी क्या मतलब बहुत से बड़े बड़े बिजनेसमैन इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, कुछ भी गड़बड़ कर देते हैं, वो गड़बड़ घोटाला कर देते हैं तो वो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं। बैंकरप्ट जिसको कहते हैं ना, कि जिसका दिवाला निकल गया है, अब उसके पास में उसके डेब्ट्स को पे करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ बचती है, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी, वो भी ख़त्म हो जाती है, वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, वो देने लायक ही नहीं बचता है। ठीक है, तो जो अपने कर्ज को ना उतार पाए वो व्यक्ति कौन होता है? इंसॉल्वेंट। अभी मम्मी पापा कोई भी पूछे कि कोई कर्ज ना दे पाए या कोई कर्ज ना चुका पाए तो वो कौन होगा? इंसॉल्वेंट होगा। ठीक है, अब है हमारे पास में प्रोप्राइटर। ये वर्ड्स पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ। प्रोप्राइटर वो व्यक्ति होता है हु मेक्स द इन्वेस्टमेंट एंड बियर ऑल द रिस्क एसोसिएटेड विद द बिजनेस इज नोन एज प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर वो व्यक्ति है जो एक इनिशिएटिव लेता है कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, और उस बिजनेस स्टार्ट करने से लेकर उसमें इन्वेस्टमेंट डालना, उसकी जितनी भी रिस्क हैं, फाइनेंशियल हो, कितनी भी हो, पर्सनल रिस्क जो हो, वो सब अपने ऊपर लेता है, वो कहलाता है प्रोप्राइटर। ठीक है, ऑल इन ऑल अगर ये सोल प्रोप्राइटर हो तो ये खुद के बॉस होते हैं। ये सोल प्रोप्राइटर बिजनेस मतलब होता है सिंगल मैन, जहाँ पर एक व्यक्ति ही अपने, जो स्मॉल बिजनेस होते हैं ना वो सोल प्रोप्राइटरशिप भी कहलाए जाते हैं, कि वो घर से कुछ मम्मियाँ करती हैं ना घर से बिजनेस, घरेलू बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस जो हो जाते हैं, घर से छोटे छोटे चीज़ों को बेचना, वो कहलाता है हमारे लिए सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट डालना, उसकी जितनी भी रिस्क होगी वो सारी रिस्क वो पर्टिकुलर व्यक्ति ही उठाएगा और उसके आसपास वाले कोई भी उसका हाथ नहीं बटाएंगे, और जो भी चीज़ें करनी होगी वो अकेला ही करेगा, वो कहलाता है हमारे लिए प्रोप्राइटर, जो कि एक इनिशिएटिव को आगे तक ले जाने वाला है, किसी आइडिया को वो इम्प्लीमेंट करने वाला है। ठीक है, वो कहलाएगा हमारे लिए प्रोप्राइटर। ठीक है, अब है रिबेट। रिबेट का मतलब ये होता है रिडक्शन इन प्राइस बाय द सेलर ऑफ गुड्स आफ्टर द गुड्स हैव बीन सोल्ड। फॉर एग्जांपल, डिस्काउंट अलाउड बिकॉज ऑफ पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स। अब क्या हुआ ना कि आपने सामान खरीद लिया, आप घर ले गए, लेकिन आपको मालूम चला कि अरे सामान तो अच्छा नहीं निकला है, जैसे सोचा था वैसा नहीं निकला, तो फिर आपने पैसे तो पूरे दे दिए, तो अब आपका ट्रांजैक्शन पहली बार तो कंप्लीट हो गया, पहली बार आपने पूरे पैसे दे के अपना सामान ले लिया, लेकिन जब आप घर गए तो आपको पता चला कि अरे ये तो वो सामान था ही नहीं जो मैंने बोला था, या वैसा आया ही नहीं जैसा मुझे चाहिए था। तो फिर आप क्या बोलते हो कि शॉपकीपर भैया आप सामान मत वापस लीजिए, लेकिन आप मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट दे दीजिए अब इसके ऊपर। ठीक है, तो वो कि आपकी गुड्स की क्वालिटी कम हो गई, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही ख़राब माल दिया है उसने, लेकिन हाँ इट इज़ टाइप ऑफ डिस्काउंट। तो बेसिक सा रिबेट का मतलब होता है डिस्काउंट, जो कि शॉपकीपर आपको देता है। ठीक है, डिस्काउंट के जैसा ही होता है, या फिर वैसा सामान वैसी क्वालिटी का नहीं है जैसा आपको चाहिए था, तो क्वालिटी ना होने की वजह से, जो कलर आपको चाहिए था वो कलर ना मिलने की वजह से, जिस तरीके से आपको चाहिए था वैसा ना मिलने की वजह से आपको जो डिस्काउंट मिलता है उसको कहते हैं रिबेट। ठीक है, इट इज़ अ टाइप ऑफ डिस्काउंट। बेसिक सा अपने लिए सिंपल, सुंदर, सरल भाषा में हमारे लिए एक तरीके का डिस्काउंट ही है। तो अब दिल थाम कर बैठो, क्योंकि आने वाली है सबसे लास्ट टर्म, और ये होने वाला है चैप्टर हमारे लिए ख़त्म। तो अब है आपकी सुंदर सी सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट अब ये फाइनल टर्म है, इसके बाद आपको कोई टर्म नहीं पढ़नी है। अब जो भी टर्म पढ़ेंगे हम वो ड्यूरिंग द चैप्टर्स और ड्यूरिंग द लेक्चर्स ही पढ़ेंगे। ये बेसिक टर्म्स है जिसको आपको याद रखना है। इसके अलावा आप, क्योंकि इनके ऊपर ही ट्रांजेक्शन बन के आएंगे, इन्हीं के ऊपर लाइंस बन के आएंगी, क्वेश्चन बन के आएंगे, तो समझ में आना चाहिए ना क्या होता है ये, भाई पता ही नहीं मुझको तो क्या होता है। तो सॉल्वेंट का मतलब होता है एक पर्सन या फिर एंटरप्राइज विच इज एबल टू पे इट्स डेब्ट्स। अब इंसॉल्वेंट मतलब जो कर्ज नहीं चुका पाया, लेकिन सॉल्वेंट मतलब भरा पूरा व्यक्ति जो अपने कर्ज को देने की पूरी अपनी लिमिट्स रखता है। उसके पास में इतना पावर है कि अगर उसने कोई लोन लिया है तो वो उसको चुका देगा। ठीक है, तो वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो पे कर देगा। वो एंटरप्राइज इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो अपने डेट्स को चुका देगी, वो उनको रीपे कर देगी। तो वो कहलाता है सॉल्वेंट व्यक्ति, जिसके पास में कंप्लीट है सारी चीज़ें कि वो पे कर देगा, पे बैक कर देगा। ठीक है, तो फाइनली चैप्टर ख़त्म हो गया। तो अपने लिए ताली बजा लो अपने अपने घर पर बैठकर,
तो यहाँ तक सब हो गया। अब कुछ और बोलने से पहले, मैं भूल जाऊँ इससे पहले, मुझे कुछ कमेंट्स को आंसर करना है गाइज। सबसे पहले मैं हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में देखती हूँ मैथ्स ले नहीं ले, मैथ्स ज़रूरी है या नहीं, मैथ्स अप्लाइड मैथ्स, ये वो। तो बहुत ऑनेस्ट आंसर दूं तो मैथ्स से मैं कहीं से कहीं तक रिश्ते नहीं रखती हूँ गाइज़। मुझे मैथ्स से बहुत डर लगता था, बहुत ज़्यादा डर लगता था, मुझे मैथ्स फोबिया था। पर ठीक है, मैंने उसको ओवरकम किया है समय के साथ साथ। पूरा नहीं किया है पर थोड़ा थोड़ा किया है। बहुत से लोगों का सपोर्ट लगा है मुझे इस मैथ्स को कवर करने में, तो आप लोग भी कर लेंगे। लेकिन जो बेसिक क्वेश्चन मुझसे पूछे जाते हैं कि मैथ्स लें या नहीं, सीए कर रहे हैं तो मैथ्स ज़रूरी है या नहीं, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो सीए करने वालों के लिए मैथ्स ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि फर्स्ट लेवल पे आपको मैथ्स आएगा। 100 मार्क्स का पेपर होता है उसका, एंड 11-12 के बेसिक्स ही होते हैं उसके अंदर। और जो नॉन मैथ्स बच्चा होता है उसके लिए बहुत डिफ़िकल्टी हो जाती है। तो अगर आपका इंटरेस्ट है उस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में, क्योंकि मैथ्स अलग लेवल का प्रैक्टिकल है, ठीक है, आम लेवल का प्रैक्टिकल नहीं, वो बहुत अलग लेवल का प्रैक्टिकल है। तो अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर आपकी खूबियाँ हैं, आपके इस खूबसूरत दिमाग में जगह है मैथ्स के लिए, तो बिल्कुल मैथ्स लो, बिंदास मैथ्स लो और मैथ्स करो। क्योंकि मैथ्स लोगे ना तो इजी हो जाएगा बहुत कुछ। अकाउंट्स भी बहुत हद तक समझ में आने लग जाता है, बहुत कुछ अच्छा होने लग जाता है। तो मैथ्स लेना कम्प्लीटली आपके ऊपर है। आपके माइंड से पूछो, आपके दिल से पूछो, दिल और दिमाग दोनों से क्वेश्चन करो, दोनों जो जो आंसर देते हैं फिर उसमें से वोटिंग रेट देकर अपने आप मैथ्स ले सकते हो। मेरा 11th और 12th दोनों में मेरा फिज़िकल एजुकेशन था ऑप्शनल सब्जेक्ट, क्योंकि मुझे स्पोर्ट्स पढ़ना बहुत पसंद था, बहुत पसंद है। तो मैंने स्पोर्ट्स के लिए लिया था। इसलिए नहीं कि बहुत स्कोरिंग होता है, ठीक है, फिज़िकल एजुकेशन में ही पढ़ना पड़ता है। ये बहुत गलत फहमी है लोगों को कि उसमें पढ़ना नहीं पड़ता, उसमें पढ़ना पड़ता है। अब रही बात एक और कमेंट की, क्या था वो दूसरा, मैथ्स, हाँ, मतलब ये 3 कमेंट मैंने कंबाइन कर दिए हैं। तीन कमेंट थे कि सीए के साथ में मैथ्स लें या नहीं, मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था और मैथ्स लेना चाहिए या नहीं। तो गाइज़ ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है। लेकिन सीए के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो आप लोगों को मैथ्स ले लेना चाहिए अगर आप आगे चलकर सीए करने का सोच रहे हैं। क्योंकि सीए में बेसिक 11-12 आता है और उस वक्त पे वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स का हो जाता है। वो डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है, जहाँ पे सब्जेक्टिव पेपर नहीं है कि आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फाउंडेशन में आपको रहेंगे 4 गोले, एक लग गया तो बिंगो, नहीं तो 6 महीने बाद वापस दूसरा अटेम्प्ट दे दो, ठीक है। तो वो हो गया तो ठीक है। लेकिन अगर सीए करना है, डेडिकेशन है कि सीए ही करना है और फर्स्ट अटेम्प्ट में सब कुछ क्लियर करना है, तो प्लीज़ गो विद द मैथ्स, क्योंकि मैथ्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। दूसरी चीज़, मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट जो था वो पी था। और फिर कि अप्लाइड मैथ्स के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, तो वो मैं अपने टीममेट से बात करके आप लोगों के लिए उसके लिए वीडियो ले आऊँगी। तो ये कमेंट्स को मैंने कर दिया है सम अप, जिसकी थी वो देख लेना और सीख लेना। मैथ्स लेना आप लोगों के ऊपर है, क्योंकि ये यहाँ से काम करता है, ठीक है। मैं बोल दूँ ले लो मैथ्स, भाव में आके मैथ्स ले लोगे, फिर उसके बाद में नंबर अच्छे नहीं आएंगे, रिजल्ट बिगड़ेगा, कोई मतलब नहीं है। अगर अभी नहीं लगता है ना कि मैथ्स नहीं ले सकते हैं, 11-12 का मैथ्स नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल मत लो। सीए करने के टाइम पे भी ये सोच रहे हो कि मैथ्स लूँगा तो सीए निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। मेरा मैथ्स नहीं था, मेरा मैथ्स नहीं है, फिर भी मैंने सीए लिया है, मैं सीए कर रही हूँ। तो कोचिंग बहुत अच्छी मिल जाती है, कोचिंग से भी कवर हो जाते हैं सारी चीज़ें, पर वो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से कवर करोगे, ठीक है। अगर आज मैथ्स नहीं लोगे तो उस टाइम डबल मेहनत करनी पड़ेगी, तो उस डबल मेहनत के लिए तैयार रहना फिर, ठीक है। लेकिन अगर आज मैथ्स ले लोगे तो डबल मेहनत पूरी ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि आपका बेसिक क्लियर है, तो आपको तो बस हाथ चलाने और आपके आंसर ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गई सारी कमेंट्स को मैंने, जो मुझे लग रहा था कि हाँ इन कमेंट्स को आंसर करना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत बार पूछ ली गई कि मैथ्स मैथ्स मैथ्स, तो आज मैथ्स, ठीक है, बता दिया है मैंने। तो आप कर लेना, आपको जैसा लगे आप ले सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से तो ले लो, अच्छा रहेगा। अभी से थोड़ा थोड़ा सदमा मिलता चला जाएगा तो आगे आदत हो जाएगी, ठीक है। पर आपके ऊपर है, फिर भी लास्ट चॉइस जो है वो आपकी होगी। मैंने अपना वोट दे दिया है कि अगर ले सकते हो तो बिल्कुल लो, कोई ज़रूरत नहीं है फालतू इधर घूमने की। मैथ्स ले लो, बिल्कुल मैथ्स लो और मस्त एंजॉय करो अपनी स्टडीज़ को। अब रही बात कि नेक्स्ट वीडियोस कब आएंगे, तो वो आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे।
एंड अभी तो इन सबको पढ़ो, जो नहीं समझ में आए प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपकी सेवा में तत्पर हूँ, मतलब आपकी सेवा में हाजिर हूँ। जो समझ में नहीं आया बिल्कुल पूछो, बेबिंदास पूछो, कभी भी पूछो। एंड जितनी भी स्टडी मटेरियल्स हैं वो सब कुछ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, इसलिए आपको टेलीग्राम के लिंक को याद से फॉलो कर लेना है। इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हो क्योंकि वहाँ पर भी अपडेट्स मिलते रहते हैं। उसी के साथ साथ बहुत कुछ अच्छा पढ़ने के, मतलब बहुत कुछ अच्छा आ रहा है इस चैनल के लिए, चैनल पर आप लोगों के लिए। तो उस अच्छे को एंजॉय करने के लिए आपको करना पड़ेगा इस चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल फॉर द डे। अब मैं जा रही हूँ एंड तब तक आप अपना ध्यान रखो, सुरक्षित रहो, घर पर रहो, सेफ रहो, अपने माता पिता, अपने दादा दादी के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस लॉकडाउन को, इस कोविड को एंजॉय करो। एंड याद रखो ये वक्त भी गुजर जाएगा, ठीक है। तो स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टे पॉजिटिव। हम सब कर लेंगे, हम सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं। सिर्फ एक प्रॉपर माइंडसेट होना चाहिए आप लोगों के लिए, तो उस माइंडसेट को प्रिपेयर करो। अब थोड़ा सा मैच्योरिटी लेवल आते जा रहा है तो बी मैच्योर, ठीक है। अपनी खुद की चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल रहो। अब कि अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप हो और कोई नहीं। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लो कि मुझे कुछ करना है अब और आगे कुछ अच्छा करना है, तो आज से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी। एंड आप लोग ले सकते हैं और आप कर भी लेंगे, मुझे पता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही मेरी प्यारी जनतागण। मैं बहुत जल्द आऊँगी आप लोगों के लिए बहुत सुंदर सुंदर वीडियोस लेकर। इकोनॉमिक्स सच में बहुत लेट हो रहा है, इसके लिए मैं भी बहुत सारा सॉरी हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं नहीं जा पा रही हूँ मेरे ट्यूशन टीचर के पास में, जिनके पास मेरी बुक्स हैं, मतलब उनकी बुक्स ही लेके आ रही हूँ मैं। तो जैसे ही मुझे थोड़ा सा भी ईज़ मिलता है मैं फटाफट जाके लेके आऊँगी एंड आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स का फर्स्ट लेक्चर जल्दी लाने की कोशिश करूँगी। तब तक अपना ध्यान रखो, घर पर रहो, सुरक्षित रहो एंड लव यू पीपल। बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।